थर्ड यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल डिले एंड गिफ्टेडनेस। डेवलपमेंटल डिले क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अब अपने डेवलपमेंटल उसमें अपने पेस से बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। कुछ जो है बहुत नॉर्मली ग्रो करते हैं और कुछ जो है बहुत फास्ट जल्दी चलना सीख जाते हैं बहुत जल्दी, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनको हम डेवलप देर से होते हैं, वो जिन है ना, वो अपने टाइम से वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हु डेवलपमेंटल डिले क्या है? चिल्ड्रेन रीच डेवलपमेंटल माइलस्टोन एट देयर ओन पेस। डेवलपमेंटल डिले मीन्स व्हेन अ चाइल्ड डज नॉट रीच हिज डेवलपमेंटल माइलस्टोन एट द एक्सपेक्टेड टाइम. Some children temporarily lag behind. It is not developmental delay. Delay can be any area, मोटर एक्टिविटीज़, लैंग्वेज, सोशल और थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं तो हर एक स्टेज का एक माइलस्टोन होता है। माइलस्टोन यानी मील का पत्थर। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा तो उसको ये चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है, कि जैसे इतने महीने का हुआ तो उसको बैठ जाना चाहिए, इतने महीने का हुआ तो वो खड़ा हो जाना चाहिए, 1 साल के अंदर वो चलने लगना चाहिए। ठीक है, और उसको पहला शब्द कब बोलना चाहिए, तो लगभग वो तो एक माइलस्टोन होते हैं डेवलपमेंट के, जिनको हर बच्चे जो है वो क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो स्लो जो है डेवलप करते हैं, और ऐसे ही बच्चों को हम डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। ठीक है, जो मतलब जो ऐसे बच्चे जो अपने माइलस्टोन को उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं पहुंच पाते। ठीक है, वो उसको स्लो वो मतलब धीमे धीमे वो किसी और जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तब वो उस अवस्था में पहुंचते, जबकि उनके साथ वाले जो बच्चे होते हैं वो उससे आगे निकल चुके होते हैं। ठीक है, तो इसी को ही डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। और ये डेवलपमेंटल डिले कई भी एरियाज में हो सकती है। मोटर एक्टिविटीज़ में, जैसे चलने फिरने में, जैसे कुछ बच्चे बहुत देर में खड़े हो पाते हैं या चलना सीख पाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हो सकता है कि कुछ बच्चे बोलना भी देर से सीखते हैं। ठीक है, और कुछ लोग सोशल और थिंकिंग स्किल्स में उनमें बहुत स्लो होते हैं। जैसे कुछ उनकी सोचने समझने की क्षमता जो है अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो स्लो होती है। स्लो हाँ, डेवलपमेंटल डिले के एग्जांपल्स हम इस तरह से दे सकते हैं। ऑटिज्म है, बिहेवियर डिसऑर्डर्स है, ब्रेन इंजरी, सेरिब्रल पालिसी, डाउन सिंड्रोम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, अब इनको ऐसे डिस्क्राइब करें तो दे डू नॉट रीच देयर डेवलपमेंट माइलस्टोन एट द एक्सपेक्टेड टाइम, अर्थात वो अपने विकास के मील के पत्थर पे वो एक्सपेक्टेड टाइम है, जो अनुमानित समय होता है, उस पर नहीं पहुंच पाते हैं, उससे पीछे चलते हैं वो। ठीक है, इनको स्लो होते हैं होंगे। अब डेवलपमेंटल डिले के कॉजेज़ क्या होते हैं? तो सबसे पहला कॉज है जेनेटिक कॉजेज़। जैसे फॉर एग्जांपल जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे आपने पढ़े हैं पहले, तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे भी एक तरह से डेवलपमेंटल डिले ही के ही एक एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में वो लैग करते हैं। उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ में वो बहुत लैग करते हैं या पीछे चलते हैं। और इसका कॉजेज़ जो है, दूसरे कॉज हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड बर्थ, मतलब कि जो प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ जट कॉम्प्लेक्सिटी आ गई हो मदर में, या बर्थ के टाइम में जो है कुछ आ गई हो, या कोई प्री मैच्योर बच्चे भी होते हैं, जल्दी पैदा हो जाते हैं 9 महीने से पहले, तो उनमें भी ये डेवलपमेंटल डिले होने की संभावना होती है। और कुछ कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। ठीक है, और अगर हम इनको जितनी जल्दी हम डायग्नोसिस कर लेंगे उतनी जल्दी ये ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंटल डिले कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे नंबर 1 है लैंग्वेज, और दूसरा है ग्रॉस मोटर, यानी बैठना, खड़ा होना, वॉकिंग करना, ये बच्चे देर से सीखते हैं। लैंग्वेज में वही हो गया, बोलना या भाषा उनकी बहुत स्लोली वो कर पाते हैं। जब बच्चे जब बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल रहे थे तब तक वो कुछ एक एक शब्द भी नहीं बोल पाते हैं।
ठीक है। और तीसरा है सोशल स्किल और अडेप्टेबिलिटी में उनका कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, स्लो होता है, वो अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, और सोशल इंटरेक्शन भी या दूसरों से मिलने जुलने का भी उनका कम होता है, डिले होता है। नेक्स्ट जो है वो फाइन मोटर, यानी उनका आईज और हैंड का कोऑर्डिनेशन बड़ा पुअर होता है, ठीक है। और उनकी हैंड राइटिंग बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, अगर उनको कोई चीज़ हम पकड़ाएंगे तो वो उनके हाथ से छूट जाएगी। कहीं उनको कोई, जैसे कोई ब्लॉक को कहीं फिक्स करना है या कहीं रखना है, तो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, ठीक है, बैलेंसिंग नहीं रहती है उनमें। तो ये भी डेवलपमेंटल डिले का एक प्रकार है। नेक्स्ट जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और कॉग्निशंस में, तो ऐसे बच्चे जब होते हैं कि उनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो कम होती है या लैक करती है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो हैं बहुत देर में कोई चीज़ सीख पाते हैं, और उनके थिंकिंग की कैपेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी कम होती है, ठीक है। जैसे क्लासरूम में भी अगर ऐसे बच्चे होंगे तो जब तक दूसरे बच्चे जो हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, अगर कुछ मैम जो है ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखती या कुछ करती, तो जब तक वो लोग लिख के हो जाते, जब तक वो मिटा देती तब तक ये समझ ही नहीं पाते हैं, ना उसको ब्लैक बोर्ड से कोई चीज़ ठीक से उतार पाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से स्लो लर्नर्स भी होते हैं ये इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ वाले, ठीक है। इसका एक एग्जांपल जो है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है दैट इम्पेयर्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो है वो कोई चीज़ अपनी बता नहीं पाते हैं ठीक से, कि हमको उनको क्या चाहिए, वो क्या फील कर रहे हैं, या क्या दूसरों से इंटरैक्ट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम की वजह से होता है, और जिसकी वजह से उसका पूरा जो कॉग्निटिव और इमोशनल और सोशल फिजिकल हेल्थ जो है वो गड़बड़ा जाती है बच्चे की, ठीक है। एक और जो है, आपने डिसलेक्सिया सुना होगा, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, जैसे तारे ज़मीन में उस बच्चे को होता है डिसलेक्सिया, लेकिन ये एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी होती, लेकिन इसको हम डेवलपमेंटल डिले नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो डिसलेक्सिया इज़ नॉट अ डेवलपमेंटल डिले प्रॉब्लम, ठीक है। डेवलपमेंटल डिले के क्या क्या सिम्टम्स हैं ये आप देख लीजिए, कि ऐसा बच्चा जो है वो फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू देयर नेम, उनसे नाम पूछा जाए तो वो उनको रिस्पॉन्स करने में बड़ा टाइम लगता है। दूसरा, वो दूसरों के साथ खेलने में या कडलिंग करने में वो बड़े रेसिस्टेंस होते हैं ठीक है, तो उनका वो है, ठीक। थर्ड है लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ऐसे बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं जल्दी, ठीक है, हंसने के, रोने के, या कोई चीज़ उनको हाँ खुशी होती है, या इन सबके एक्सप्रेशंस उनको बहुत देर में आते हैं। और नेक्स्ट है इनेबिलिटी टू स्पीक, ऐसे बच्चे बहुत देर में बोल पाते हैं या नहीं भी बोल पाते हैं। उसके बाद उनके नेक्स्ट जो है वो रिपीटेटिव मूवमेंट्स, उनका मूवमेंट जो है बड़ा एक ही रिपीट करते रहते हैं मूवमेंट्स को। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक रूटीन्स एंड, ठीक है, तो उनका एक रूटीन का एक विशिष्ट तरह का रूटीन उनका डेवलप हो जाता है, और उनमें कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम होती है, जैसे खड़े होंगे तो हाथ और पैर में उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, किसी चीज़ को पकड़ेंगे या कुछ मूव करेंगे तो उनका उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, समन्वय नहीं रहता है, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गए। उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं गिफ्टेड चाइल्ड, जिनको बोलते हैं गिफ्टेडनेस, ठीक है। तो गिफ्टेडनेस क्या होता है? गिफ्टेड चाइल्ड क्या होता है? इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो एवरेज से बहुत ऊपर होती है, ठीक है, और उनका माइंड जो है वो अपने एज लेवल के बच्चों से बहुत आगे चलता है, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, और उनका स्पेसिफिक कॉग्निटिव इमोशनल फंक्शंस जो है वो अपने एज के बहुत आगे चलता है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो है उनकी जब मेंटल एबिलिटी काफ़ी हाई होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी होती है, और किसी भी एरिया में उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, स्पेसिफिक नॉलेज किसी एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे बच्चे उनको गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, इनका आईक्यू लेवल भी बहुत हाई होता है,
ठीक है। तो जेनेटिक गिफ्टेडनेस के कॉजेज भी बहुत हो सकते हैं। उनको ये चीज़ अपनी हेरिडिटी से प्राप्त हो सकती है, यानी जेनेटिक एंडोमेंट्स हो सकता है, प्लस उनका हो सकता है उनका उन एनवायरनमेंट बहुत रिच हो घर का, और बहुत अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट उनका घर में मिला हो, जिसकी वजह से भी उनका बौद्धिक क्षमता जो है काफ़ी अच्छी होती है। और इनका आईक्यू लेवल कब 130 या उससे अबव भी होता है। ठीक है। और ऐसे बच्चे अपने एकेडमिक एरिया में, अपने स्कूल में या पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। और ये बच्चे हाईली क्रिएटिव भी होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, उनकी म्यूज़िकल क्षमता भी बहुत अच्छी हो सकती है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है, और ये अपने पीयर्स से, अपने संगी साथी से काफ़ी आगे होते हैं। ठीक है। और इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनको कैसे हम पहचानेंगे? तो ऐसे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, मतलब बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इनका क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई होता है। दूसरा, इनके अपने ही कुछ थॉट्स होते हैं, अपने ही एक अलग अप्रोच होते हैं, जो एक एवरेज चाइल्ड से बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनके सोचने की क्षमता मतलब बड़ी क्रिएटिव होती है, बहुत मौलिक विचार इनके होते हैं। उसके बाद इनकी वोकैबलरी बहुत अच्छी होती है, और ये जो अपने से बड़े या एडल्ट लोगों की बातों में के साथ इनको ज़्यादा मज़ा आता है, उनके साथ कन्वर्सेशन करने में बहुत मज़ा आता है। और इनके आइडियाज़ और थॉट्स बहुत ओरिजिनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। उसके बाद ये कॉग्निटिवली या संज्ञानात्मक रूप से बहुत एडवांस होते हैं, और इनकी अपने को ही खुद बहुत सारी चीज़ें खुद से ही वो लर्न कर लेते हैं। ठीक है। इनको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप लर्न कर लेते हैं। ठीक है। और ये अपने एनवायरनमेंट्स की तरफ भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, और दूसरों की तरफ इनकी फीलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और तो गिफ्टेड चाइल्ड की एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, जिसको बोलते हैं ADHD, जिसको बोलते हैं अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अर्थात क्या होता है कि ऐसे बच्चे क्योंकि बहुत हर चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो ये इनका अटेंशन बहुत जल्दी जल्दी डाइवर्ट होता है, तो अटेंशन डेफिशिट हाइपर है। तो ऐसे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, या एक जगह बहुत स्थिर होकर के नहीं रह सकते हैं। ठीक है। और कभी कभी ये क्लासरूम में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी टीचर समझाती है वो पहले ही इनको समझ में आ जाती है। ठीक है। तो उतनी देर में वो दूसरे लोग को डिस्टर्ब करना या एक्टिव होना उनको ज़्यादा। ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थर्ड यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटेलिजेंस में के कंट्रीब्यूशन में। ठीक है। तो इसमें नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में सबसे पहले जो पक्ष है वो हेरिडिटी के पक्ष में है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो बुद्धि जीन से ज़्यादा प्रभावित होता है, इंटेलिजेंस जो है हेरिडिटी के को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी साइंटिस्ट ने की है जिसमें ये प्रूव किया है कि हेरिडिटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है। तो जैसे नंबर 1 की स्टडीज़ ऐसी हैं, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जन्म के तुरंत बाद ही बच्चों को फॉस्टर पेरेंट्स के पास भेज देते हैं पालन पोषण कराने के लिए। ठीक है। फॉस्टर पेरेंट्स कौन से होते हैं, मतलब उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते हैं, एक तरह से दत्तक जो उनको गोद लिए हुए पेरेंट्स होते हैं उनके पास भेज दिया जाता है। ठीक है। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से हटा करके, तो ऐसे उसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों के उनके सब हेरिडिटी जो है वो एंडोमेंट उनके डिफरेंट होती है, लेकिन क्योंकि अलग अलग बायोलॉजिकल पेरेंट्स से वो आए हुए होते हैं। ठीक है। तो उनकी हेरिडिटी डिफरेंट होती है, लेकिन उनको एक ही एनवायरनमेंट में रखा जाता है। ठीक है। तो इसीलिए उनका एनवायरनमेंट सेम हुआ, हेरिडिटी जबकि डिफरेंट हुई। ठीक है। तो ऐसे कई सालों के बाद जब उनको इंटेलिजेंट टेस्ट उनका किया गया, तो ये पाया, रिजल्ट्स ने क्या शो किया कि उनके इंटेलिजेंस जो थे वो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज़्यादा मिलते थे
ना कि उनके फॉस्टर पेरेंट्स से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एनवायरनमेंट का इफेक्ट कम हुआ और हेरिडिटी का इफेक्ट ज़्यादा दिखाया, ठीक है। तो ये स्टडी की थी बर्ट और शील्ड्स ने डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। प्लॉमिन और उनके सहयोगियों ने भी 1997 में एक स्टडी की थी। तो उन्होंने उनका जो प्रोजेक्ट था उसको कहते थे कोलोराडो एडॉप्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उन्होंने 245 ऐसे चिल्ड्रंस को लिया था जो बर्थ के 30 डेज के अंदर ही उनको फॉस्टर पेरेंट्स के पास भेज दिया गया था, उनको पालने पोसने के लिए, ठीक है। और मतलब उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग कर दिया गया था उनको, और उनको तो काफ़ी इयर्स के बाद जब उनका इंटेलिजेंट टेस्ट करवाया गया तो ये भी उनका ये रिजल्ट्स ये शो किया कि उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल था वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज़्यादा मिलती जुलती थी, क्योंकि उनके बीच में उनके पेरेंट्स और उनके बच्चों के बुद्धि में जब कोरिलेशन कराया तो काफ़ी हाई निकला था। और जबकि जो फॉस्टर पेरेंट्स से उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कोई कम पाया गया, ठीक है। तो ये भी सपोर्ट करती ये भी स्टडी की हेरिडिटी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंटेलिजेंस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टडीज़ हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस में होती है। आइडेंटिकल ट्विंस का क्या होता है कि वो क्योंकि एक सेम ही जाइगोट के हाफ होने से बनते तो उनका इंटेलिजेंस जो लेवल होता है वो 100% सिमिलर होता है, ठीक है। तो स्कार 1981 में एक स्टडी की थी, तो उन्होंने आइडेंटिकल ट्विंस में पाया था कि उनके दोनों के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो बहुत हाई होता है, 0.90 होता है। और जबकि जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस यानी वो एक साथ तो बॉर्न होते हैं लेकिन अलग अलग जाइगोट से उनका डेवलपमेंट होता है, तो उनमें कोई भी चीज़ उनमें सिमिलर नहीं होती है, ठीक है। तो फ्रेटर्नल ट्विंस में कोरिलेशन जो था वो 0.55 पाया गया था, ठीक है। तो ये भी सपोर्ट करता है कि इंटेलिजेंस में हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड जो स्टडी होती है वो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनको अलग अलग एनवायरनमेंट में पाला जाता है, ठीक है। एक को कहीं और एक को कहीं और, ठीक है। लेकिन तब भी ये पाया गया कि उन दोनों के इंटेलिजेंस में काफ़ी सिमिलैरिटी थी, 0.96 से लेके 0.77 तक के उनके बीच में कोरिलेशन पाया गया था। जबकि जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं उनको अगर एक ही एनवायरनमेंट में रखा जाता है तब भी उनके इंटेलिजेंस में कोरिलेशन कम था, ठीक है। तो ये भी हेरिडिटी के पक्ष में जाती है स्टडीज़। फिर इंटेलिजेंस में हेरिडिटी का रोल बहुत अधिक पाया जाता है। जेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला है कि 80% जो है वो हेरिडिटी फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होता है हमारे इंटेलिजेंस में, और एनवायरनमेंट का केवल 20% इम्पॉर्टेंस होता है इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो जेनसन ने कहा था, आप इसको याद रखिएगा। तो दूसरा जो स्टडीज़ है वो एनवायरनमेंट के पक्ष में जाती है। अब कई साइंटिस्ट ने बोला है कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब मतलब गर्भधारण के टाइम से ही चाइल्ड के डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब एक बच्चा जो है मदर के वूम में जब पलता बढ़ता है तो वो भी एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और जब वो पैदा होता है उसके बाद भी उसका भी एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के जो सपोर्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि हेरिडिटी इंटेलिजेंस की केवल एक ऊपरी व निचली सीमा को ही निर्धारण करते हैं, लेकिन इस सीमा के बीच का में जो व्यक्ति की बुद्धि होती है या आईक्यू लेवल होता है वो एनवायरनमेंट फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेलिजेंस जो है हमारी एक सीमा प्रदान करती है हमको केवल, ठीक है। अगर बहुत सीमा प्रदान करना है मतलब कि उसकी वो कितना इंटेलिजेंट होगा, अगर वो बहुत कम बौद्धिक क्षमता का है या बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता का है तो वो एक सीमा वो निर्धारण कर देता है, ठीक है। लेकिन जो बीच के मतलब जो मीडियम लेवल के जो बच्चे होते हैं इंटेलिजेंस के, उसमें के लिए भी एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसके डेवलपमेंट में।
और न्यूट्रिशन, हेल्थ, लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द होल, ये भी होम का क्या क्लाइमेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बुद्धि को जरूर प्रभावित करते हैं। मदर की न्यूट्रिशन लेवल क्या है, बच्चे को कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसकी हेल्थ क्या है, ठीक है, और उसके घर का वातावरण कितना उद्दीपक है, कितना स्टिमुलेटिंग है, ठीक है। तो ये भी सब इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के इंटेलिजेंस को ग्रो करने में, ठीक है। कुछ स्टडीज़ ऐसे हुई हैं जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस को लिया गया है और सामान्य भाई बहनों को भी लिया गया है और उनको एक ही तरह के एनवायरनमेंट में रखा गया है, ठीक है। तो ये देखा गया कि उनकी बुद्धि में काफ़ी सिमिलैरिटी होती है, चाहे वो कोई भी ट्विंस हों या कोई, ठीक है। तो ये भी एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। रामे एंड कैम्पबेल ने 1979 में एक स्टडी की थी और स्कील ने 1966 में एक स्टडी की थी। तो उनके रिजल्ट्स बहुत सिमिलर थे। उन्होंने कहा कि अगर घर में बहुत मोटिवेशनल एनवायरनमेंट हो, बहुत स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट हो, तो अगर उसमें बच्चे को रखा जाए तो उनकी आईक्यू लेवल बहुत अच्छी हो जाती है। तो मोटिवेशनल, इसके जस्ट ऑपोजिट, अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत गरीबी वाला हो या अनमोटिवेशनल हो तो ऐसे बच्चों में आईक्यू लेवल जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मतलब बच्चे को कितना हम उसको पढ़ने लिखने को किताबें दे रहे हैं, कितना उसके सामने हम कुछ ऐसी चीज़ें रख रहे हैं जिससे वो उसके साथ वो उसकी नॉलेज बढ़े उसका, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं घर का। तो उसके से जो है बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ सकता है। आपने खुद भी देखा होगा जो बच्चे उसमें रहते हैं, अनाथालय में रहते हैं या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो उनका घर का वातावरण ऐसा बहुत स्टिमुलेटिंग नहीं होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ऐसे नहीं होते हैं कि उनको कुछ बच्चों को हर समय कुछ नई नई चीज़ें सिखाते रहना कुछ, ठीक है। तो देख उनकी अगर उनका बौद्धिक, तो ऐसे घरों में जो गरीबी में या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, अगर उनका बौद्धिक स्तर को हम देखा जाए तो उनका बौद्धिक स्तर काफ़ी कम पाया जाएगा एज़ कम्पेयर टू जिनका घर का एनवायरनमेंट बहुत एनरिच्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यही है कि स्टिमुलेटिंग और समृद्ध जिसको बोलते हैं एनरिच एनवायरनमेंट का इंटेलिजेंस पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और अनाथालय में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ के बच्चों की आईक्यू क्या होगी, उनकी बच्चों की आईक्यू कम कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ का इतना उद्दीपक या एनरिच एनवायरनमेंट नहीं होता है वहाँ का, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ भी ऐसे की गई, बर्थ ऑर्डर का भी प्रभाव बहुत पड़ता है इंटेलिजेंस पे। देखा गया कि जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर में काफ़ी स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि वो फर्स्ट बॉर्न होते हैं, माता पिता उनकी केयर ज़्यादा करते हैं, उनको अधिक टाइम देते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड बॉर्न, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकलता, अगर हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को अगर हम मिलाकर देखें तो ना तो हेरिडिटी का इम्पोर्टेंस कम है, ना तो एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस कम है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ना तो हेरिडिटी ज़ीरो हो सकती है, ना एनवायरनमेंट ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट दोनों का इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हॉर्नज़िग 1973 ने बोला है कि हेरिडिटी द्वारा जो है एक सीमा का निर्धारण होता है हमारे इंटेलिजेंस में, ठीक है। और वो हमारे मानसिक परीक्षणों के निष्पादन द्वारा मापे गए बच्चों की बुद्धि के लिए महत्वपूर्ण भी है, परंतु इनके बीच का कोरिलेशन कम आता है, जिससे पता चलता है कि एक्सपीरियंस या अनुभवात्मक कारकों का प्रभाव भी मानसिक विकास पर पड़ता है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की शुरुआत जन्म से ही या गर्भधारण के समय से ही हो जाती है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी एक लिमिट, इसको ऐसे समझो कि हेरिडिटी जो है हमारे बुद्धि पे एक लिमिट प्रदान करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है तो उसकी एक लिमिट है,
ठीक है, वो उसके आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो हेरिडिटी जो है वो एक लिमिट वो करती है, तो उसके आगे एनवायरनमेंट चाहे जितना भी अच्छा कर लोगे वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, वो अपने लिमिट के आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस के लिए हमारा वातावरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट या नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी का यही कंक्लूजन निकल के आता है कि बोथ आर इम्पॉर्टेंट। कभी किसी चीज़ में हेरिडिटी ज़्यादा आगे निकल जाती है और कभी किसी में एनवायरनमेंट ज़्यादा आगे निकल जाता है, लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से हमारा थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक कंक्लूड होता है।